नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आज हम अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भारत के संविधान का प्रस्तावना, यह हमारा मुल्क भारतवर्ष भारत के संविधान से ये संचालित है, नियंत्रित है, आदेशित है और निर्देशित है। चार चीज़ें हैं: संचालित, नियंत्रित, आदेशित और निर्देशित। अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा कंडक्टेड, कंट्रोल्ड, डायरेक्टेड, नहीं मैंडेटेड और एंड डायरेक्टेड, सब कुछ। और क्यों कि जितनी भी संवैधानिक हस्तियां हैं, हमारे राष्ट्रपति, हमारे माने महामहिम राष्ट्रपति, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे वो मंत्रीगण, सांसद और विधायक और हमारे माननीय जो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और सभी लोग जो है भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, उसके रक्षा की शपथ लेते हैं, उसका अनुपालन की शपथ लेते हैं। एक बात दूसरी है कि उसके अनुपालन में कुछ चूक हो जाती है, मानता हूँ, लेकिन जहाँ तक संविधान के सम्मान की बात है, ये सबको सम्मान करने का उनका एक राष्ट्रीय कर्तव्य, संवैधानिक कर्तव्य है। तो सभी हस्तियाँ, और इसलिए अक्षरशः जो है यह देश भारत के संविधान से संचालित है। इसलिए यह हमारा मुल्क भारतवर्ष भारत गणराज्य है और भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है। आप कभी पासपोर्ट बनवाइए, उस पर बस यही लिखा रहता है भारत गणराज्य। ये इसलिए बताया जा रहा है कि इतने बड़े बड़े तंजीम, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि अपने को बहुत ज्ञानी और सांस्कृतिक और राष्ट्रभक्ति का संगठन कहता है, वो लगातार झूठ बोलता है कि यह हिंदू राष्ट्र है। और यही नहीं, सिर्फ उसी के झूठ बोलने तक बात सीमित नहीं है, उसी पर ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग उसी की कही हुई बातों पर अपनी वो राजनीति चलाते हैं, चमकाते हैं, सब कुछ। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो इसलिए न तो मोहन भागवत की बात सत्य है, न तो ओवैसी का जो इस तरह से दुष्प्रचार है वो सत्य है। हमारा ये राष्ट्र जो है, भारत राष्ट्र या भारतवर्ष, हमारा भारत गणराज्य है। तो इस हमारे भारत के संविधान का एक प्रस्तावना है। जानते हैं कि किसी भी पुस्तक या किताब आप खोलिए, जो प्रस्तावना जो रहता है
कभी प्रस्तावना लिखा रहता है, कभी दो शब्द लिखा रहता है, कभी अंग्रेजी में प्रीफेस लिखा रहता है। तो वो जो भी प्रीफेस हो, प्रस्तावना हो, दो शब्द हो, जिस भी रूप में हो, वह पूरी पुस्तक का उसमें सार रहता है, उसमें मजमून रहता है। तो मैं अपने आदरणीय भारतीय बहनों और हमारी आदरणीय भारतीय आवाम के सामने उस भारत के संविधान का प्रस्तावना, या अंग्रेजी में प्रेम्बुल कहते हैं, उसको मैं सुनाता हूँ। वो अंग्रेजी में मैं पहले मैं कह देता हूँ, पर उसका अर्थ, उसका भावार्थ जो है वो हिंदी में भी बताऊँगा। ये भारत के संविधान का प्रस्तावना बताना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा भारत संविधान कहता क्या है, और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये पार्टी नहीं बल्कि ये समाज विरोधी ताकतें हैं, समाज की दुश्मन ताकतें हैं, देश की विरोधी और देश की दुश्मन ताकतें हैं, राजनीतिक दलों के भेष में। तो उसी से पता चल जाएगा कि ये 60-70 सालों से ये कैसा व्यवहार कर रही हैं। और समस्या ये नहीं थी, और हम मैंने कुछ शब्दों को छोड़ करके इन समाज विरोधी, समाज की दुश्मन, देश की दुश्मन ताकतों को मैंने उनको चुन करके सदन और सत्ता में भेज रहे हैं। इसलिए उस संदर्भ में भारत के संविधान का प्रस्तावना मैं आज अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों और अपनी आदरणीय भारतीय आवाम के सामने ये बता रहा हूँ। पहले अंग्रेजी में, वी द पीपुल ऑफ इंडिया do hereby solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic। ये ओरिजिनल था कि बाद में इंदिरा गांधी ने ये दो शब्द और डाल दिया, वो सोशलिस्ट सेकुलर। तो ऐसे आ जाएगा कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया डू हियर बाई solemnly resolve, नहीं, डू हियर बाई नहीं है, सॉरी, वी द पीपुल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into a socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, faith, belief and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In this Constituent Assembly, 26th in this Constituent Assembly, this 26th November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution। इसका मतलब ये कहना चाहता है, हम भारत के लोग एक समाजवादी, धर्म निरपेक्ष
संप्रभु भारत राष्ट्र का वो निर्माण करने के लिए वो निर्माण करते हैं, जिसमें सभी नागरिकों को एक न्याय जो है वो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक और स्वतंत्रता, विचार की, अभिव्यक्ति की और विश्वास की, आस्था की और पूजा की, और समानता, हैसियत और अवसर की, और सभी भारत के लोगों में सभी तरह के यानी भाईचारा, भ्रातृत्व को बढ़ावा देने के लिए, और इनमें हर तरह का मैंने और प्रत्येक नागरिक की उसके सम्मान, डिग्निटी, उन सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए और भारत की एकता और अखंडता के लिए इस संविधान सभा माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को बनाते हैं, इस संविधान को अपनाते हैं, बनाते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं। ये उसका मतलब हुआ हिंदी में। तो अब देखिए, संविधान की इस प्रस्तावना को मैंने देख करके नहीं बोला था, ये मैं अपनी याददाश्त के आधार पर, अपनी मेमोरी के आधार पर बोला था, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये पूरा सही होगा, यही है। तो अब ये संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, जब एक बार उसने कह दिया हम भारत के लोग, तो ये भूल जाना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, हम सिख हैं, इत्यादि कुछ भी हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय राजपूत ठाकुर हैं, हम यादव हैं, हम व्यापारिक वर्ग हैं, हम अनुसूचित जनजाति हैं या अनुसूचित जनजाति हैं, या हम कश्मीरी हैं, हम पंजाबी हैं, हम सरदार हैं, हम हरियाणवी हैं, हम बिहारी हैं, हम बंगाली, असमिया या मणिपुरी या ये राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ी या कन्नड़, मलयाली, ये सब हम नहीं हैं। संविधान स्पष्ट कर दिया। संवैधानिक मान्यता हमारी यही है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारत के नागरिक हैं। ये सभी को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यही बात भारतीय जनता दल प्रतिदिन अपने भारतीय भाई बहनों को निवेदन कर रहा, समझा रहा है। फिर भी इन समूह का आचरण देखिए, जिन्होंने वकालत की है, जिन्होंने वकालत की है और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, वो सरासर इस संविधान के मैंने इस व्यवस्था का, इस आदेश का सरासर वो उल्लंघन कर रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में वो वकील है। कोई उससे जरूर पूछे कि जब ये संविधान, जिसको कि तुमने पढ़ा भी होगा और इस संविधान से सभी लोग बधे हुए हैं, सर्वोच्च जो है वो सर्वोच्च न्यायालय भी बधा हुआ है और आप भी बधे हुए हैं, मैंने उनसे सतीश चंद्र मिश्रा से, तो फिर क्यों ये ब्राह्मण सम्मेलन की क्या प्रासंगिकता है? ये पूछा जाना ये मायावती से कि जब बाबा साहब के सहयोग से, उनके योगदान से, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा संविधान बनाने में,
लेकिन ये हाँ, ये पहले भी कहा गया था, संविधान सिर्फ उन्होंने ही नहीं बनाया है। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा थी, जिसमें जो पहले दिन तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन बाकी लगातार अध्यक्ष हमारे रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। तो उस संविधान सभा ने उसका वो निर्माण किया था। संविधान सभा में एक जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे, लेकिन पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी सबको जानना चाहिए। तो बाबा साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर का जो योगदान रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा, तो वो ये कहता है कि भाई हम भारत के लोग, अब ऐसे भी संविधान के बाहर भी उन्होंने कहा था कि हम एक जाति विहीन समाज की परिकल्पना भी करते हैं और उसका निर्माण करना चाहते हैं। और वही चीज़ जो है संविधान में आ गई कि हम भारत के लोग हैं। तो फिर ये मायावती इतना घोर जातिवाद क्यों कर रही है? और सिर्फ मायावती नहीं, मायावती तो चेले चपाटे हैं, मायावती और ये मुलायम अखिलेश, ये जीएनपीसी जो कि 60-70 सालों तक सत्ता में रही, ये क्यों सिखाती रही अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, दलित तो कोई शब्द है ही नहीं उसमें, गैर दलित और सेकुलर सोशलिस्ट शब्द इसी ने इमरजेंसी में डलवाया था। इसी एनपीसी के गद्दार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में वो तो लिखा हुआ है, बाई ए कैप्टिव पार्लियामेंट, मान एक क्या कहते हैं कि वो कैद की हुई संसद के द्वारा, और कैद जिसमें विपक्ष हो ही नहीं, सारे विपक्ष वाले जेल में बंद हो, तो वो कैप्टिव पार्लियामेंट तो होगी ना, उसी के द्वारा इसने जो है वो संविधान की प्रस्तावना में ये दो शब्द डाले गए, सोशलिस्ट और सेकुलर। हालांकि बाद में उसको निकाल देना चाहिए, और भारतीय जनता के दल का भी है, ये दोनों शब्द जो है जो बाद में मैंने इसके खुराफात के द्वारा जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट सेकुलर, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। और उस सेकुलर शब्द का कितना इस्तेमाल हो रहा है अपने देश में, देख रहे हैं ना, उस सेकुलर शब्द का कितना वो इस बेचा। खैर ये चीज़ भटके ना, लेकिन थोड़ा सा ये बताया जा रहा कि जितनी भी समाज को तोड़ने वाली ताकतें हैं, जितनी देश विरोधी ताकतें हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, सब जो आवरण लेते हैं सब कि हम सेकुलर हैं, हम जो है वो ये सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए। लालू भी जब उस पर आरोप लगा था कि उसने 1000 करोड़ का वो चारा खा गया है, मैंने भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, तो वो भी कहता था कि हम सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए ये जो है ये भ्रष्टाचार किए हैं। तो जितने भी ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी कहती है कि हम पश्चिम बंगाल से, उसने चुनाव के दौरान बोला था हम पश्चिम बंगाल से सभी हिंदी भाषियों को पश्चिम बंगाल से बाहर निकाल देंगे। जो इस पश्चिम बंगाल में जो उत्तर प्रदेश और गुजरात के जो गुंडे आए हैं उनको निकाल देंगे। तो वही इतनी समाज मैंने वो समाज को तोड़ने वाली जो ये समाज विरोधी एक ताकत है, तो वो भी कहती है धर्म निरपेक्षता, सेकुलरिज्म की रक्षा करेंगे। तो सेकुलर शब्द जो इसने डलवाया गद्दार इंदिरा गांधी ने, सिर्फ जितनी भी समाज के दुश्मन, समाज के तोड़ने वाली, समाज की विध्वंसक जो ये संगठन है जो राजनीतिक दलों के बीच में हैं, वो इसका यानी आवरण, इसको शील्ड के रूप में अपने रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए इसका बेजा इस्तेमाल कर रही हैं।
आदरणीय भारतीय अवाम इस मायावती से जरूर पूछें कि बाबा साहब ने तो बोला था कि जातिहीन समाज, और बाबा साहब के सहयोग से जो संविधान बना कहता विद द पीपुल ऑफ इंडिया, या हम भारत के लोग, तो कहाँ से आ गया कि वो जातियों के आधार पर अनुसूचित जात और मुसलमान फलाने मिलकर के जो तो तुमको वोट करें। और यही सवाल जो है जो ये समाजवादियों से पूछना है, उनमें भी वकील होंगे, जानकार होंगे। और इसे जीएनपीसी से और ये बीजेपी वालों से भी पूछा जाना चाहिए, ये कहाँ से, जो हिंदुत्व कहाँ से आ गया। हिंदुत्व कहीं वर्ड है उसमें लिखा हुआ, हमारे संविधान में कहीं लिखा है वो हिंदुत्व, लेकिन हिंदुत्व ध्रुवीकरण, तो सभी ये देश की दुश्मन पार्टियां हैं। लेकिन इस सवाल इसके आगे भी है कि हम भारत के लोग, या हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, यानी समाज, इनकी दुश्मन ताकतों को, समाज विरोधी ताकतों के मोह माया जाल में, मोह तो नहीं मतलब माया जाल में, झूठ के जाल में, या उनके इस हथकंडे का शिकार ही क्यों बनते हैं। अब मान लीजिए जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब शिकार नहीं बनना है। इस तरह का स्पष्ट संदेश संदेश जो है अपनी आदरणीय भारतीय अवाम की ओर से इन मैंने समाज विरोधी ताकतों को जाना, इस तरह का संदेश जाना जो है बहुत आवश्यक हो गया है। अभी भी ये ताकतें जो है समाज विरोधी ताकतें राजनीतिक दलों के वेश में अभी भी वही गणित वो लगा रही हैं। टीवी चैनलों पर जो भी डिस्कशन देखिए, जो भी परिचर्चा देखिए, वो जातीय गणित की ही बात करते हैं। एनडीटीवी वाले परंपरागत जो वोट है, परंपरागत वोट मतलब कि वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को वोट, ये उनका यानी परंपरागत वोट था उनका। और इन दोनों को उस जो यानी माया जाल में शिकार बना रहे थे उसका हाथ करने का, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को और हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों को। तो ये अभी भी वही जो है, वही जो गंदी जो समाज का, हमारे देश जो गंदापन है, उसी की बात करते हैं, जातियों के समीकरण की बात करते हैं। और यही नहीं, ये जितने भी यूट्यूब पर आप देखते होंगे जो प्रचार के लिए बीजेपी ने भी वो छोड़ रखा है, प्यारा भारत, प्यारा हिंदुस्तान, कुछ ऐसे करके, और उसके विरोध वाले भी। तो जो बीजेपी वाले जो छोड़ रखे हैं कि भाई आप ब्राह्मण हैं तो किसको वोट देंगे, आप ठाकुर हैं तो किसको वोट देंगे। वो जो एंकर है उसको यहाँ तक इल्म नहीं है, या उसके जो है वो मीडिया वालों ने नहीं सिखाया कि अरे भाई यह देश जो है एक ही है और सभी लोग भारतीय हैं, ब्राह्मण नहीं है, ठाकुर क्षत्रिय और राजपूत नहीं है, लेकिन तब भी बेहयाई। तो एक तो स्थिति है कि जो संविधान ने जो आदेश दिया है, ठीक उसके विपरीत व्यवहार जो है ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। राजनीतिक दल तो नहीं है, ये सब समाज विरोधी ये ताकतें हैं। और राजनीतिक मैंने दल के रूप में इन्होंने चुनाव आयोग से मान्यता जरूर ले ली है, वो कैसे ली है वो अलग विषय है। तो लेकिन ये समाज विरोधी ताकतें हैं, समाज को विखंडित करने वाली ताकतें। तो इनका व्यवहार जो है संविधान के प्रावधानों के ठीक विपरीत है, उसके विरुद्ध है। दूसरा, एकता की बात शायद पहले भी किसी एपिसोड में बताया गया था कि जब हम सभी लोग पीपुल ऑफ इंडिया हैं, भारत के लोग हैं, भारतीय हैं,
स्थिति, वास्तविकता यही है, हकीकत यही है, यथार्थ यही है। तो इन समाज को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, जरा इनका मंसूबा पढ़िए, किस तरह की एकता की भी बात कैसे रखते हैं। कहते हैं कि हम अनेक हैं, हम अलग अलग हैं, हम भिन्न भिन्न हैं। जितने भी 135 करोड़ लोग हैं, उनके अनुसार सब लोग 135 तरह के लोग जो है अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, डिफरेंट हैं। या अंग्रेजी में कहा जाएगा कि वी आर डिफरेंट, वी आर डाइवर्सिफाइड। तो मतलब हम लोग अनेक हैं, एक नहीं है। अब इस अनेकता में एकता को ढूंढिए। इनका इसलिए इन्होंने कहा है अनेकता में एकता। ये सबसे खुराफात भरी इनकी परिभाषा है। और यही नहीं, कुछ पार्टियां तो छाती तान करके, सीना चौड़ा करके इसकी बात करती हैं। जैसे ये नीतीश कुमार को एक बार सुना गया था, वो ये कह रहा था कि जातिवाद तो एक हकीकत है। अरे बेवकूफ नीतीश कुमार, जातिवाद हकीकत नहीं है। जातिवाद इस देश का सबसे बड़े अभिशाप की हकीकत है। वो सबसे बड़ी यानी बीमारी की हकीकत है जातिवाद। लेकिन देखिए, हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं बिहार के, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिहार के, उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो भारतीय जनता दल इसलिए बता रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं, और भारतीय जनता दल तो खैर समझा ही रहा है, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर, हमारी आपकी आज़ादी की खातिर फांसी के फंदे को हंसते चुमा था। उन्होंने कहा था कि भाई हम ये कुर्बानी दे करके, अपनी जान देकर, अपने प्राण दे करके इन सफ़ेद अंग्रेज़ों को तो भगा देंगे, लेकिन इसके बाद उनसे खतरनाक और उन्हीं की ब्रीड, उन्हीं के चेले, उन्हीं चेले चपाटे, ये काले अंग्रेज जो कि इसी देश के हैं, जो कि जाति, संप्रदाय, भाषा, प्रांत इत्यादि और तमाम जो है खतरनाक हथियारों से इस देश को हमेशा बांटते रहेंगे। इनको भगाने की जिम्मेदारी आपकी है। आज वही ताकतें राजनीतिक दलों के वेश में हैं। दुख इसी बात का है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इन्हीं के माया जाल में, इन्हीं के हथकंडे में अभी फंसे हुए हैं। इसलिए उनको इस तरह का ये मन में जो भ्रम, वो तोड़ना होगा। ये बिल्कुल छोड़ देना होगा कि हम ठाकुर हैं, राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं। बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ भारतीय हैं। ये बात जरूर है कि किसी ने नहीं सिखाया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत एक सेंसिबिलिटी, एक जो है वो माने एक कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए। नागरिक शास्त्र में बताया गया है। संविधान की बातें तो आजकल ज्ञान हर कोई करता है, तो थोड़ा देख ही ले उसको। तो संवैधानिक व्यवस्था ये है कि भाई हम भारतीय हैं, भारत के लोग हैं, तब भी जो है वो हम ब्राह्मण हैं, नहीं हम ठाकुर हैं, राजपूत हैं, और हम क्षत्रिय हैं, करणी सेना। तो ये सारा जो है, जो सलफ है, एनकेच्योर है, इसको त्यागना होगा। अपने असली स्वरूप जो है भारतीयता के रूप में लाना होगा। ये तो रहा जो कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को करना है। और जहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई इनका भारतीयकरण होना चाहिए, वो लगता है कि आजकल चुप हो गए हैं। आरएसएस वाले, वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बोलते थे कि इनका भारतीयकरण होना चाहिए।
भारतीय आवाम ताकत दल ने कहा अरे महोदय, एक तो वो झूठ बोलना छोड़ दीजिए, ये आरएसएस वाले जो है इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ फैलाते हैं। खैर मैंने झूठ बोलने का तो गिरोह का गिरोह इस देश में चल रहा है। अब झूठ बोलने वालों को क्या वर्णन करने लग जाएंगे तो विषय ये भटक जाएगा। सबसे अधिक देखिए, जो सबसे अधिक शातिर होता है, जो समाज का सबसे बड़ा अपराधी होता है, उसका सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? झूठ और अफवाह। देख लीजिए राहुल को। राहुल इस देश का सबसे बड़ा, राहुल गांधी सबसे बड़ा इस देश का गद्दार भी है, इस देश का डकैत भी है। ड्रग स्मगलिंग में पकड़ा गया था अमेरिका में। वाजपेयी महोदय वो प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करके उसको वो छोड़वाए थे। रायबरेली गेस्ट हाउस बलात्कार कांड में ये बलात्कारी है, लेकिन दिन रात ये झूठ बोल रहा है, दिन रात अफवाह फैलाता है। अब बात उसके झूठ अफवाह फैलाने तक ही नहीं, ये मीडिया वाले जो कि इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, उसकी हर एक बात को बड़ी प्रमुखता से, बड़े प्रामाणिक के साथ दिखाते हैं। ये सवाल आज नहीं तो कल इन मीडिया वालों से पूछा जाएगा कि तुम क्या राहुल गांधी ऐसे लोगों को गद्दार नहीं मानते हो? यदि वो ये तर्क दें कि जनता इनको चुनती है, अरे भाई, जनता के चुनने से सारे पाप धुलते नहीं हैं। जनता के चुनने से जो इस राष्ट्र के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, यदि उसका उल्लंघन होता है तो जनता के वोट से वो धुलता नहीं है। सैयद शहाबुद्दीन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, देश का कानून उस पर लगा ना, जेल में गया कि नहीं गया एमपी होते हुए? तो जनता ने चुन दिया। इसका मतलब थोड़ा कि राहुल गांधी को देश के साथ गद्दारी करने की सर्टिफिकेट उसको मिल गई। इस तरह का तर्क ये देंगे तब ये चैनल वाले। लेकिन चैनल वाले इस देश के सबसे बड़े शत्रु हैं, इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं कि राहुल गांधी ऐसे लोगों को प्रमुखता से दिखाते हैं। वही नहीं, कम्युनिस्टों को भी दिखाते हैं। लेकिन ये सब कहने का उतना लाभ नहीं होगा। हमारी जो संवेदनशीलता, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की संवेदनशीलता है, देश के मुद्दों के प्रति बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हमारे संवेदनशीलता का जो केंद्र है कहीं और है। जो सेंसिटाइज जो किया गया है कि पांथिक बातों पर कोई हिंदू के विषय में ये बोल दिया गया तो पूरा बवाल, सड़कों पर जो है वो प्रदर्शन, कहीं वो हिंसा भी हो जाएगी। कोई इस्लाम पर यदि बोल दिया तो तमाम हुजूम निकल आएगा, वो प्रदर्शन। लेकिन वहीं पर कोई ये कहेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, कोई प्रदर्शन नहीं। अब प्रदर्शन भी नहीं, और इसी में से जो ये नारा लगवाएगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उससे ये गद्दार टीवी चैनल वाले टॉक शो चलवाएंगे, और उस टॉक शो को हमारे कुछ भारतीय भाई बहन उसको सुनेंगे। बीमारी यहाँ तक है ना। और उसमें उस टॉक शो में वो गद्दार, देश का गद्दार, देखिए गद्दार शब्द जो भी भारतीय जनता दल यूज करता है, प्रयोग करता है, गद्दार मतलब देश के साथ गद्दारी। तो देश के साथ गद्दारी है किसकी? किशोर अजवाणी की। और कितनी बार यूट्यूब के माध्यम से बोला गया था कि ये किशोर अजवाणी बहुत बड़ा गद्दार है। वो कह रहा है कि यदि किसी ने यह कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? जरा देखिए, यहां तक है लोगों में गद्दारी करने का। और कई यूट्यूब के माध्यम से जो ये यूट्यूब जारी होता है,
दसों मैंने 10-20 यूट्यूब के माध्यम से बताया, उसको मैंने क्या कहते हैं, उसको आईना दिखाने के लिए ये बताया गया कि मान लो भैया कि यदि कोई मैंने मेंटली डिरेल्ड या सिरफिरा व्यक्ति आपकी माँ बहन की गाली देने लगे, तब तो आपको गुस्सा आएगा ना, क्रोध आएगा ना। जबकि वो गाली देने वाला सिर्फ मुंह से कह रहा है, कुछ आपके परिवार, आपकी माँ बहन को कुछ कर नहीं रहा है, गुस्सा तो आएगा ना। देश के खिलाफ कोई बोल रहा है, कहना कि इसमें वो नाराज होने वाली बात कौन सी है? अपने व्यक्तिगत वाली बात है तो आपकी भावना, आपकी कुंडली जो है वो जग जाती है। ऐसे लोग ही तो गद्दार होते हैं। और कई जो है यूट्यूब के माध्यम से भी कहा गया था कि शायद ये जो चैनल न्यूज़ 18 इंडिया का है वो शायद मुकेश अंबानी जी का है। तो मुकेश अंबानी को भी संदेश दिया गया था कि इस गद्दार को क्यों रखे हुए है, निकाल बाहर करिए। क्या मुकेश अंबानी से कभी वो मुलाकात नहीं होगी? क्या उनसे ये सवाल नहीं होगा कि भाई मुकेश अंबानी महोदय, क्या आपके लिए देश का महत्व है कि नहीं है? क्या आपके लिए ये महत्व नहीं कि आपके वो टीवी चैनल का एक एंकर कहता है कि यदि कोई ये कह दिया कि भारत के टुकड़े होंगे तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? आपको नहीं पता है? इन सारे सवालों के लिए मुकेश अंबानी महोदय तैयार रहिएगा। ये सवाल जरूर करेगा आपसे, किसी वक्त के मोड़ पर। तो ये नमूने बताए जा रहे हैं कि तो जो मानसिकता, जिस मानसिकता से भारतीय जनता दल लड़ रहा है, वो ऐसी मानसिकता है कि हमारे भारतीय लोगों में देश के मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता लगभग शून्य के आसपास है। पांथिक मुद्दों पर, माने जो पंथ जिसको धर्म कहते हैं, उन मुद्दों के प्रति बिला वजह कि बहुत ज़्यादा वो संवेदनशीलता है। तो ऐसा समाज राष्ट्र के रूप में बहुत दिनों तक टिका नहीं रह सकता है। राष्ट्र के रूप में वही समाज, वही देश टिका रह सकता है जो राष्ट्रीय मुद्दों पर जहाँ के लोग, जहाँ के नागरिक संवेदनशील हो और देश की बात को सर्वोच्च माने। यही बात कर रहा, यही बात समझा रहा है। और उसमें जितने भी भारत के लोग हैं, भारत राष्ट्र की पहचान के साथ अपनी पहचान को अपनी पहचान को अपनाएं। और ये पहचान पहले ही जो है भारत के संविधान ने दिया हुआ है। और हमारे अमर शहीदों ने इसके पहले, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो खैर थे ही, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस कहाँ के थे? मुजफ्फरपुर बिहार के। और उनका उल्लेख विशेष रूप से होना चाहिए कि वह सबसे कम उम्र के वो जो है शहादत देने वालों में से थे। सबसे कम उम्र के कितने वर्ष के? 12 वर्ष। कल्पना आप कर सकते हैं क्या जज्बा था देश पर कुर्बानी देने का। तो खुदीराम बोस थे मुजफ्फरपुर बिहार के, और सुब्रमण्यम भारती जो अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु के थे। श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, मैंने अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक की थी, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू नागालैंड। तो देश के कोने कोने से हमारे वीरों ने, हमारे अमर शहीदों ने, हमारे अमर शहीद क्रांतिकारियों ने कुर्बानी दी। और वो उस कुर्बानी का पैगाम ही है, उनकी शहादत और कुर्बानी का पैगाम ही है कि हम सभी लोग एक हैं, भारतीय हैं। किसी ने भी
जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस ने इस देश के लिए जो कुर्बानी दी, तो वो सिर्फ, उनका जन्म स्थान कहाँ था? कटक, उड़ीसा, या उनको बंगाली भी कह सकते हैं। तो कटक के लिए, उड़ीसा के लिए, उड़िया के लिए, या बंगाली के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी शहादत नहीं दी है, पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए, और ये भारतीय मानते हुए। वही जज्बा हमारे शहीद आजम भगत सिंह का था कि उन्होंने सिर्फ सिख सरदार और पंजाबियों के लिए वो कुर्बानी नहीं दी थी, पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए, हम भारतीय भाई बहनों के लिए, हम सभी को भारतीय भाई बहन मानते हुए इस जज्बे के लिए उन्होंने दिया था। बाबा साहब बराबर बोलते रहे, यादवीन समाज, और वैसे ही हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद और हमारे अन्य अमर शहीद। तो ये पैगाम वहीं से आता है कि हम सभी लोग भारतीय। ये मानता हूं कि 60-70 सालों तक इन जो मैंने देश विरोधी ताकतें जो राजनीतिक दल के बेस में, इन्होंने कभी भी इस बात पर बल नहीं दिया कि भाई हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। ये उसी पर जो है कि भाई तुम ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय के रूप में रहो, तुम ब्राह्मण के रूप में रहो, तुम मुसलमान के रूप में रहो, अल्पसंख्यक बन के रहो, तो तुम हिंदू, और फिर तो तुम पंजाबी, बंगाली, मराठी, उड़िया और कश्मीरी। देखिए कितने बेहयाई के साथ वो बटर रहते हैं कश्मीर से। हमारी कश्मीरियत कोई नहीं बोलता कि भाई तुम्हारी कश्मीरियत कहाँ, कोई नहीं पूछता है। सब ये भारतीयता की बात है भैया, कोई नहीं पूछता। तो ये बीमारी किस सीमा तक, किस जड़ तक ये पहुंची हुई है, इसी को बता रहा है भारतीय जनता दल। लेकिन जरूरत इस बात की है कि भारत राष्ट्र की बात करें, अपने अवाम की बात करें, और अवाम को राष्ट्र की अस्मिता के साथ, राष्ट्र और भारत राष्ट्र की पहचान के साथ अपनी पहचान को समझें, ढूंढें और अपनाएं, और जो है और इसका इस्तेमाल करें। ये हमारा देश भारत राष्ट्र है, तो हम सभी लोग भारतीय हैं, बात खत्म हो गई। और दुनिया के जितने भी देश हैं, वहाँ के नागरिक उस देश की पहचान के अनुसार अपनी पहचान को ढूंढते हैं, अपनाते हैं, और उसका इस्तेमाल करते हैं। ये बीमारी को जाना ही पड़ेगा कि यानी संविधान लगने के बाद भी आज भी हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम ठाकुर हैं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सम्मेलन इत्यादि बीमारियां चल रही हैं। लेकिन ये बीमारियां हमारे आपकी मानसिकता के आधार पर चल रही है। तो उस मानसिकता का परित्याग करना होगा। और ये भी जान लीजिए कि जब तक ये ताकतें सत्ता पर बैठी रहेंगी, सिस्टम पर बैठी रहेंगी, तंत्र पर काबिज रहेंगी, ये कभी भी इस तरह का माहौल नहीं बनने देंगी कि लोग अपने को भारतीय समझें। लोगों में एकता है, लोगों में भारतीयता है। आज देखिए, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए ये भारतीय जनता पार्टी इस समय भारतीय एकता की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। देखिए ना, अब इससे पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारा कौन सा राष्ट्रवाद है जो कि जिसमें कि भारतीय एकता के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम जो है भारतीय एकता का विरोध क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हारा राष्ट्रवाद बिल्कुल खोखला है, झूठा है, फरेबी भी है, और देश को तकलीफ देने वाला भी है, कपटपूर्ण है, छलपूर्ण है। बिल्कुल साबित हो रहा है। ये भारतीय एकता के सबसे बड़े ये दुश्मन बन गए हैं।
अब देखिए वो जो जो मैंने योगी आदित्यनाथ जो है वो कहता है कि हम हिंदू हैं और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वो बना हुआ है। कोई देश में नहीं पूछ कह रहा है कि अरे महोदय इस देश में संवैधानिक पद पर वही आसीन हो सकता है जो अपने को भारतीय माने, अपने को वो हिंदू भी कह रहा है और जो है वो बैठा हुआ है वो मुख्यमंत्री बन करके। अब चूंकि कार बैठे हैं मोदी महोदय, ये पूछने वाले नहीं है। शायद या मन ही मन सोते होंगे भाई चलो भाई वो हिंदू तो बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे खतरनाक मनसा वाले ये क्या आपको ये क्या वो दे सकते हैं। तो समस्या यहाँ है। और झूठ मूठ का बिल्कुल झूठा कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास बिल्कुल मिथ्या, वो छलने वाला। अब इनके ऊपर मोदी जी के ऊपर यानी ये ध्रुवीकरण के आधार पर वोट भले ले लें, वोट वोट तो जो है जिस नेहरू ने इस देश को बांटा उसको भी हमारे भारतीय भाई बहनों उसको वोट किया। ये अपराध उनसे होता रहा। अब अपराधित हो रहा है, राष्ट्रीय अपराधित हो रहा है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये लगातार राष्ट्रीय अपराध हो रहा है कि हम लोग यानी जो है भारत विरोधी ताकतों को किसी न किसी प्रकार से यानी जातिवाद में फंस करके, सांप्रदायिकता में फंस करके, भाषावाद में फंस करके और प्रांतवाद में फंस करके भारत विरोधी ताकतों को वोट दे रहे हैं, इन सांपों को दूध पिला रहे हैं। तो वोट तो जिसने इस देश को बांटा, और खैर आगे आने वाले एपिसोड में ये बताया जाएगा कि भारत विभाजन के बाद भी यानी पाकिस्तान को भारत में मिलाने की कोशिशें हुई हैं, उसको कैसे इन सबों ने, इन एनपीसी वालों ने और आरएसएस भी मिल गई थी कि पाकिस्तान भी मिले न भारत से। आज पाकिस्तान दोबारा मिल गया होता तो ये 3 युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ नहीं होते ना, फिर ये बांग्लादेश भी नहीं बनता। और ये नेहरू गद्दारी न करता तो नेपाल भी अपने साथ होता। तो ये चिकन नेक की जो है वो समस्या, चिकन नेक माने जो पतली सी पट्टी जाती है वो पूर्वोत्तर भारत में के लिए उसकी समस्या नहीं होती। तो ये हर तरह से भारतीय जनता दल समझा रहा है कि चिकन नेक की बात तो ये बात जरूर करेंगे। कोई शर्जील अहमद की ये कह दिया तो वो देश का दुश्मन तो है ही, निश्चित है, देश का गद्दार है। लेकिन ये चिकन नेक की समस्या जो है किसने पैदा की, उस पर ये जो है वो बिल्कुल गेंडुली मार के बैठ जाएंगे, सुट हो जाएंगे कि भाई जिसमें 1949 में नेपाल भारत में मिलने को तैयार था, वो राजा थे त्रिभुवन सिंह। क्यों डर गया था? वो चीन जो है अपने यानी नरसंहारी विस्तारवादी नीति के कारण जो है सब पर कब्जा कर रहा था। उसने चीन पर कब्जा किया, फिर इसके बाद चीन पर जो है 10 करोड़ लोगों को मार करके कब्जा किया। तिब्बत में 80 लाख लोगों को मार के कब्जा किया। तो नेपाल भी डर गया। तो नेपाल जो है वो मैंने बोला कि हमको मिला लीजिए। ये गद्दार नेहरू तिब्बत को हवाले कर दिया चीन के। नेहरू की गद्दारियां जो यूट्यूब के माध्यम से भी कवर नहीं होंगी, बहुत बड़ा गद्दार था। यही नहीं, उसी ने उस नरसंहारी कम्युनिस्ट पार्टी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाया, जबकि काफी देश तैयार नहीं थे इसको।
उसको उसकी बड़ी लंबी कहानी है कि जब वो नरसंहार कर रहा था तिब्बत में, तो इसने सलाह दी कि अभी तुम रुक जाओ, ये समय नहीं है कब्जा करने का, अभी सब विरोध कर रहे हैं, अमेरिका ब्रिटेन जो है तुम्हारी जो वो संयुक्त राष्ट्र संघ में वो सदस्यता बनवानी है, तो उसमें ये बाधा पड़ेगी, तो अभी रुक जाओ, इसने सलाह दिया। और जब वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य इसने बनवा दिया तो कहा कि अब तुम अब कब्जा करो। और इसने एक चिट्ठी भी दिलवा दिया, एक गद्दार था के एम पनिकर के जो दूत के था कि भारत जो है तिब्बत के ऊपर चीन की संप्रभुता को स्वीकार करता है। थाली में सजा कर दे दिया इस गद्दार नेहरू ने तिब्बत को चीन के हवाले, जबकि तिब्बत का एक शिष्टमंडल आया हुआ था मिलने के लिए कि हमको बचाइए, हम मिलना चाहते। तो उस गद्दार को भी वोट मिलता रहा ना, तो वोट मिलने से कैसे वोट माने मिल जा रहा है, यह भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो यही बात जो है भारतीय जनता पार्टी सिखा रहा है कि भाई जो गलती हुई सो हुई। एक तो हम अपनी संवेदना का केंद्र जो है अपने धर्म के पर टिकाए हुए हैं, वहाँ से संवेदना का केंद्र हटा करके देश की बातों पर, राष्ट्र की बातों पर ले आए। जब कोई कहे कि भारत के टुकड़े होंगे तो पूरा देश को जो है वो खड़ा यानी हो जाना चाहिए, पांथिक बातों पर नहीं कि कभी कवड़िया पर बवाल हो जाए, मुहर्रम पर बवाल हो जाए, ईद पर बवाल हो जाए, इन पर संवेदना, और जो है होली पर, दुर्गा पूजा पर, इन पर संवेदना मैंने संवेदना विकसित करने के बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर। अब जैसे ये गद्दारी कर रहे थे ये कम्युनिस्ट वाले, इसी देश में खाते हैं और चीन के पक्ष में वो जो है हमेशा जो है ये मुहिम चलाते हैं और अपने ही देश को ये बदनाम करते हैं, अपने ही देश को ये कमज़ोर करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले चीनी दूतावास पर 100वां जो है वो वर्षगांठ मना रहे थे। पिछले साल जो लद्दाख को लेकर के जो तनातनी हुई थी और उसमें जो गलवान घाटी वाला जो प्रकरण था, उसके लिए भारत को ही जो है वो दोषी बता रहे थे। ये इसी देश में खाते हैं और इसी थाली में छेद करते हैं। इस पर यानी कोई वो संवेदना नहीं। यदि वाकई में संवेदना होती, जागरूकता होती, पूरा देश जो है इनके दफ्तरों को घेर लेता, पूरा हुजूम आता, प्रदर्शन होता। तो इस तरह की जज्बे को पैदा करने की जरूरत है। तो हम अपने पांथिक बातों पर अपनी संवेदना को हटा करके राष्ट्र की बातों पर, आवाम की बातों पर केंद्रित करने की आदत डालें। और राष्ट्रभक्ति के लिए जरूरी होता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा, तभी देशभक्ति आएगी, तभी राष्ट्रभक्ति आएगी, और तभी जो आवाम परस्ती भी आएगी और जो है मुल्क परस्ती भी आएगी। वरना इसके अभाव में तो फिर वो ये सब मैंने अब का इस्तेमाल करते रहेंगे कि कभी वो दुर्गा पूजा के नाम पर, तो कभी जो है वो होली के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी ईद के नाम पर। उससे संवेदना छोड़ करके देश के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा, और राष्ट्रभक्ति के जज्बे को, देशभक्ति के जज्बे को, मुल्क परस्ती, आवाम परस्ती, भारतीयता आधारित ये विकसित करना होगा। और इस माहौल में तेजी कब आएगी? जबकि ये ताकतें सत्ता से हटेंगी, सिस्टम से हटेंगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इनको नस्तमे नाबूद करना है। और बगैर अपवाद के यदि आपने बीजेपी को नस्तमे नाबूद किया, जेएनपीसी को ला दिया, तो फिर वही अभिशाप
जेएनपीसी और जो है वो जो है इनको बीजेपी को नस्त में नाबूद किया, वाम दलों को ला दिया, फिर वही अभिशाप, या सपाइयों को ला दिया, बसपाइयों को ला दिया, तो फिर वही अभिशाप। इसलिए एक ही बार में सारी देश विरोधी, समाज विरोधी ताकतों को नस्त में नाबूद करना है। यहीं से रास्ता समाधान का निकलेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।